हेलो गाइस, तो कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे एंड हेल्दी होंगे। आज हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं बोर्ड के ऊपर ही, और काफ़ी बच्चों ने रिकमेंड किया था कि बोर्ड के ऊपर स्टार्ट कर दीजिए। तो नॉर्मली हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर हम लोगों ने इसको छोड़ा था। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, यानी कि 11th एनसीईआरटी अपनी चल रही थी। 11th क्लास के एनसीईआरटी अपनी चल रही थी, जिसके अंदर चैप्टर नंबर चल रहा था अपना 19th वाला। ठीक है, 19th वाला चैप्टर अपना चल रहा था। इस चैप्टर के अंदर मोस्टली हम लोगों ने 4 लेक्चर कवर कर लिए हैं। कितने लेक्चर कवर कर लिए बच्चों? हमने 4 लेक्चर हम लोगों ने कवर कर लिए, जिनके अंदर मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को बताया है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर या फर्स्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने आपको सिखाया है कि कौन कौन से एनिमल्स के अंदर कौन कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सक्रीट होता है। वही हम लोगों ने ये भी बताया या हम लोगों ने ये पढ़ा है कि कौन कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, लाइक एम्यूनोटेलिक क्या होता है, यूरियोटेलिक क्या होता है, यूरिकोटेलिक क्या होता है। ठीक है, ये सारी बातें हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर के अंदर कवर किया था। देखो, भले ही वीडियो की क्वालिटी थोड़ी खराब लग रही हो या फिर डाउन हो, लेकिन कंटेंट आपको A1 मिलेगा। अब जरूर जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पहला लेक्चर आप लोग देखोगे तो उसके अंदर सारी चीजें आपको एज इट इज मतलब एक्सप्लेन की गई है, एज इट इज आपको समझाई गई है, जैसे आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर जो क्लासरूम के अंदर पढ़ते हो वैसे ही। ठीक है, सेकेंड लेक्चर के अंदर सेकेंड और थर्ड क्लास के अंदर हम लोगों ने किडनीज के बारे में देखा था, किडनी के बारे में पढ़ा था और नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा था। किडनी और नेफ्रॉन की कंप्लीट पोस्टमार्टम हम लोगों ने की थी और हर एक चीज डिटेल से हम लोगों ने कवर किया था। किडनी की स्ट्रक्चर भी देखा था अपन लोगों ने, इंटरनल और एक्सटर्नल देखा था। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखा था, नेफ्रॉन के सारे पार्ट देखे थे, कौन कौन से पार्ट में क्या चीज है क्या नहीं है, कौन से पार्ट के अंदर कौन सी जो एपिथेलियल टिश्यू वो प्रेजेंट होती है, ब्रेस्ट बॉर्डर कहां पे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर कहां पे सबसे ज्यादा होते हैं, हर एक चीज हम लोगों ने देखा था इसके अंदर। ठीक है, 3 लेक्चर हो गए थे। फोर्थ लेक्चर जो था हम लोगों ने जो कवर किया था बच्चों, इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्निथिन साइकिल और यूरिनेशन। 2 चीजें हम लोगों ने कवर की थी फोर्थ लेक्चर के अंदर। कंप्लीट ऑर्निथिन साइकिल मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, आप लोगों को हर एक स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोगों को समझाया था कि जो ऑर्निथिन साइकिल है इसको बोलते हैं हम लोग क्रैब हैंसलेट साइकिल भी हम लोग इसको बोलते हैं, जिसके अंदर जो अमोनिया होती है वो यूरिया में कन्वर्ट होती है। कहां पर होता है ये साइकिल? अपने लीवर के अंदर होता है, जो कि 2 यानी जो लीवर की सेल होती है जहां पर 2 साइड यहां पर होती है, एक तो होता है उसके साइटोप्लाज्म के अंदर और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सारी डिटेल स्टडी हम लोगों ने इसके अंदर की थी। पूरा ऐसा जो इसका सर्कल था वो हम लोगों ने कवर किया था और यह भी देखा था कि जो 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल इंटर होते हैं इस साइकिल के अंदर वो कौन सी फेज में होते हैं, कौन से फॉर्म में होते हैं। इंपॉर्टेंट बात यही थी बच्चों। और लास्ट के अंदर कौन सा एंजाइम यहां पर इसको प्रत्यक्ष रूप से यूरिया के अंदर कन्वर्ट करता है, ये सारी बातें हम लोगों ने इसके अंदर कवर की थी। हर एक चीज हर एक पॉइंट हम लोगों ने देखा था। जरूर आप प्लीज ये 4 लेक्चर अच्छे से देख लीजिए, 4 लेक्चर आपको अच्छे से देख लीजिए। चारों लेक्चर आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, जहां पर 1 by 1 क्लासेस के फॉर्म में आपको इसकी जो लिंक है वीडियो की वो यहाँ पर मिल जाएगी। क्लियर है? ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 5वां लेक्चर। आज अपना कौन सा लेक्चर है इसके अंदर? 5वां लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो 5वां लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर के वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है, इसका नाम है उसका काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्या नाम है बच्चों? काउंटर करंट मैकेनिज्म। एक बार जब आपने इस मैकेनिज्म को अच्छे से समझ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे कोई से भी इंस्टीट्यूट के नोट्स हो, कोई से भी आप चाहे रेफरेंस बुक यूज कर रहे हो, सारे नोट्स आप लोगों के मैक्सिमम बन जाएंगे। क्लियर है? तो अभी आप हेडिंग लगाओ काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म। हेडिंग लगाओ बच्चों काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, ओके। देखो, काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या हरदम होती रहती है हमारी बॉडी के अंदर? क्या ऑलवेज ये मैकेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर यानी कि हमारी किडनी के अंदर होती रहती है? तो बच्चों याद रखना, नहीं।
हर टाइम नहीं होता है, कुछ इसकी स्पेसिफिक कंडीशन होती है जिसके अंदर ये काउंटरकरेंट मैकेनिज्म हमको देखने को मिलता है। जब हमारी बॉडी के अंदर वाटर की जो अमाउंट होती है वो कम हो जाती है, ठीक है ना, हमारी बॉडी जो होती है वो वाटर से कमी से जूझ रही होती है, उस कंडीशन के अंदर काउंटरकरेंट मैकेनिज्म काम करता है। ये जो काउंटरकरेंट मैकेनिज्म होता है ये यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर देता है, जिससे उसके अंदर जो एक्स्ट्रा अमाउंट में जो वाटर होता है हमारी बॉडी वापस उस वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेती है। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि हमारे जो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है उसके कितने पार्ट होते हैं और कहां पर कौन से सब्सटेंस के लिए वो परमेएबल है या कौन से सब्सटेंस के लिए वो परमेएबल नहीं है। ठीक है, तो पहले हम लोग थोड़ी उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूं। ओके, तो ऐसे अपनी नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है, इसके सारे पार्ट्स आप लोगों को पता होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं बॉमन कैप्सूल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? बॉमन कैप्सूल बोलते हैं। जब आप प्रीवियस लेक्चर देखोगे तो वहां पर आपको ऑलरेडी सारी चीजें पता हो जाएगी। इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, समीपस्थ संवलित नलिका। ठीक है, मैंने दोनों टर्म्स यूज किए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर के अंदर आप जब आप देखोगे इसके पूरे लेबलिंग हम लोगों ने दोनों लैंग्वेज के अंदर बाइलिंगुअल इसको हमने यूज किया है। ठीक है, ओके, बॉमन कैप्सूल पता चल गया। इसको बोलते हैं हम लोग पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं, समीपस्थ संवलित नलिका हम इसको बोलते हैं। ये जो पार्ट होता है नीचे की तरफ जो पार्ट जा रहा है इसको बोलते हैं हम लोग अवरोही यानी कि डिसेंडिंग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डिसेंडिंग। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेर्ने, यानी कि हेर्ने लूप की ये अवरोही भुजा है, हेर्ने लूप की ये अवरोही भुजा है, और ये जो भुजा है बच्चों याद रखना इसको बोलते हैं आरोही भुजा, एसेंडिंग लूप। याद रखना इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एसेंडिंग, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेर्ने। ठीक है, ये असेंडिंग भुजा होती है लूप ऑफ हेर्ने, यानी हेर्ने के लूप की ये आरोही भुजा होती है। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं डीसीटी। याद रखना इसको क्या बोलते हैं? डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर से रिपीट करना, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दूरस्थ संवलित नलिका। क्या बोलते हैं इसको? दूरस्थ संवलित नलिका। एटलीस्ट ये जो नलिका होती है लास्ट वाली इसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग डक्ट बोलते हैं, कनेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। ठीक है, संग्राहक नलिका हम इसको बोलते हैं। तो ये लेबलिंग आप लोगों को कंप्लीट हो गया होगा। इसको हम लोग बॉमन कैप्सूल बोलते हैं, बॉमन संपुट बोलते हैं हिंदी में, इसको समीपस्थ संवलित नलिका या फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं लूप ऑफ हेर्ने। ये डिसेंडिंग लिम्ब होती है, ये वाली असेंडिंग लिम्ब होती है। ये वाली कौन सी? असेंडिंग लिम्ब होती है। ये डीसीटी है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? याद रखना संग्राहक नलिका या फिर कलेक्टिंग डक्ट हम इसको बोलते हैं। अब एक चीज और मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझना। यहां से आता है बच्चों, याद रखना, एफरेंट आर्ट्रियोल। यहां से क्या आता है? एफरेंट आर्ट्रियोल। मैं यहां पे लिख रहा हूं एफरेंट, दिख रहा होगा एफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, और एफरेंट आर्ट्रियोल जो होता है इसका डायमीटर ज्यादा होता है। ठीक है, यहां पर आने के बाद ये एफरेंट आर्ट्रियोल क्या बनाता है? यहां पर ग्लोमेरुलस बनाता है। क्या बनाता है? यहां पर ग्लोमेरुलस बनाता है। यहां पर छोटी छोटी कैपिलरीज बनेगी। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बनाता है, और यहां से छोटी सी नलिका के रूप में ये बाहर निकलता है, जिसका डायमीटर क्या होता है? नैरो होता है, कम होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? याद रखना है, इसको हम लोग बोलते हैं इफ्रेंट आर्ट्रियोल। इफ्रेंट आर्ट्रियोल दिख रहा होगा, इफ्रेंट आर्ट्रियोल हम इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं अभिवाही धमनिका, इसको बोलते हैं अपवाही धमनिका। हिंदी में भी मैंने आप लोगों को बता दिया। इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो बॉमन कैप्सूल इसको बोलते हैं। अब ध्यान से देखना, इसके अंदर जो फिल्ट्रेट आएगा, इसके अंदर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आएगा, यहां पर इसकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है, फोकस रखना काउंटर मैकेनिज्म के अंदर यही सब चीजें हमको ध्यान में रखनी है। इसकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है इस फिल्ट्रेट की, यानी इसकी जो परासरणता होती है, परासरणता जो होती है वो होती है 300 मिली ऑस्मल
पर लीटर, वो कितनी होती है 300 मिली ऑस्मल पर लीटर होती है। कितनी होती है 300 मिली ऑस्मल पर लीटर होती है। मैं यहां पर इसको बॉक्स में कवर कर रहा हूं, 300 मिली ऑस्मल पर लीटर होती है। ठीक है, ये होती है इसकी ऑस्मोलैरिटी। देन बात करते हैं जैसे ये फिल्ट्रेट आगे जाता है, जैसे ही ये फिल्ट्रेट इस ट्यूब के अंदर इस नलिका में आगे जाता है तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेलने जो होता है ये वाटर के लिए परमिएबल होती है, परासरण होता है। तो यहां से क्या होगा, पानी जो होगा वो बाहर निकलेगा। यहां से क्या होगा बच्चा, पानी बाहर निकलेगा, H2O यहां से बाहर आएगा, H2O यहां से बाहर आएगा, H2O यहां से बाहर आएगा। जैसे ही इस फिल्ट्रेट से H2O यानी वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, H2O यानी जो वाटर की अमाउंट होती है वो इसमें से कम हो रही है, तो यही कम होते होते वाटर की अमाउंट क्या करेगी, इसकी ऑस्मोलैरिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। अब आप नॉर्मल सा सोच सकते हो कि पानी की मात्रा यहां से कम हो रही है, तो यहां पर क्या था 300 मिली ऑस्मल था, यहां पर आने के बाद क्या हो गया 400 मिली ऑस्मल, यहां पर 600, यहां पर 800, यहां पर 1000 और आगे आते आते यहां पर सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड ये फिल्ट्रेट हो जाएगा, जिसकी अमाउंट होती है जिसकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो कितनी होती है 1200 मिली ऑस्मल पर लीटर। कितनी होती है 1200 मिली ऑस्मल पर लीटर इसकी ऑस्मोलैरिटी होती है। तो बच्चों याद रखना, यहां पर तो होता है आइसोटेनिक, यहां पर क्या होता है समप्रासरणीय होता है, यहां पर होता है हाइपरटोनिक। क्या बोल रहा हूं, फिर से रिपीट करना, यहां पर तो होता है आइसोटेनिक समप्रासरणीय क्योंकि 300 मिली ऑस्मल पर लीटर इसकी ऑस्मोलैरिटी होती है, और हमारे ब्लड की भी कितनी होती है 300 मिली ऑस्मल पर लीटर ऑस्मोलैरिटी होती है। ब्लड की कितनी होती है मैं यहां पे नोट कर रहा हूं, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी 300 मिली ऑस्मल पर लीटर, 300 मिली ऑस्मल पर लीटर होती है किसकी, ब्लड की। याद रखना ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, प्रासंगिकता कितनी होती है 300 मिली ऑस्मल पर लीटर होती है। तो यहां पर देख सकते हो आप पीसीटी वाले पार्ट में भी 300 होती है और ब्लड की भी 300 होती है। तो कंपैरिजन करते हैं तो याद रखना ये आइसोटोनिक होता है। वहां से धीरे धीरे जब लूप ऑफ हेलने के अंदर नीचे की तरफ जाते हैं तो ये वाटर इसमें से बाहर निकलेगा। जैसे वाटर बाहर निकलेगा तो इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी, ठीक है, इसकी प्रासरणता बढ़ेगी। तो 400 300 से क्या होगी 400 600 800 1000 एटलीस्ट कहां तक आ जाएगी इसकी ऑस्मोलैरिटी 1200 मिली ऑस्मल पर लीटर तक इसकी ऑस्मोलैरिटी आ जाती है। ठीक है, अब जैसे ही ये फिल्ट्रेट आगे की तरफ मूव करता है, जैसे ही फिल्ट्रेट आगे की तरफ मूव करता है तो ये जाता है असेंडिंग लूप ऑफ हेलने, असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेलने। तो यहां तक जाते ही यहां से ये सॉल्ट के लिए परमिएबल होता है और इधर से क्या निकलता है बच्चों याद रखना NaCl बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। क्या बाहर निकलता है यहां से NaCl, यानी कि अब सॉल्ट की अमाउंट यहां से कम हो रही है, सॉल्ट की अमाउंट यहां से बाहर की साइड ये निकल रही है। क्लियर हो रहा है यहां से। तो यहां से देखो जैसे वाटर की अमाउंट बाहर निकल रही थी, इसी ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही थी। ठीक है, अब यहां से जो ऑस्मोलाइट होते हैं वो बाहर निकल रहे हैं, जो ऑस्मोलाइट होते हैं बच्चों वो बाहर निकल रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है इसकी ऑस्मोलैरिटी अब क्या होगी, कम होगी। तो देखो 1200 हो गई, फिर यहां से आते आते इनकी 800 हो गई, ये 600 हो गई, ये 400 हो गई। और डीसीटी वाले इस पार्ट के अंदर यानी जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है वहां तक आते आते इसकी ऑस्मोलैरिटी हो जाती है 200। कितनी होगी यहां पर 200 मिली ऑस्मल पर लीटर इसकी ऑस्मोलैरिटी हो जाती है। जैसे आगे की साइड जाएंगे तो यहां से वापस इसके अंदर कितनी ऑस्मोलैरिटी हो जाती है बच्चों याद रखना 300 मिली ऑस्मल पर लीटर इसकी ऑस्मोलैरिटी हो जाती है। 300 मिली ऑस्मल पर लीटर इसकी ऑस्मोलैरिटी हो जाती है। ये जितने भी मैं कंडीशन बता रहा हूं ये बात कर रहा हूं उस टाइम की जब हमारे बॉडी के अंदर सफिशिएंट वाटर है, हमारे बॉडी के अंदर पर्याप्त मात्रा में जल है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है पुनः अवशोषण कम से कम करेगा क्योंकि अब सफिशिएंट वाटर है तो ऑब्वियस सी बात है हमको वाटर की रिक्वायर्ड ही नहीं है। तो पानी कहां से चाहिए, पानी हमको चाहिए नहीं। तो अब जो यूरिन हमारे बाहर निकलेगा वो डाइल्यूट फॉर्म के अंदर निकलेगा, तनु माध्यम के अंदर निकलता है। याद रखने चीज को, जब हमारे बॉडी के अंदर सफिशिएंट वाटर की अमाउंट होती है उस कंडीशन के अंदर यूरिन जो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होता है वो कौन सी फॉर्म में होता है, डाइल्यूट फॉर्म के अंदर होता है, डाइल्यूट फॉर्म के अंदर होता है। देन जाता है वो कलेक्टिव डक्ट के अंदर इकट्ठा होता हुआ और कलेक्टिव डक्ट से जाता है वो कहां पर, रीनल यूरेटर के अंदर जाता है। और यूरेटर से कहां पे जाता है, यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से कहां जाता है, यूरेथ्रा के अंदर जाता है। क्लियर सी बात होगी इतना, ओके। क्योंकि आपको पता है किडनी से कहां पे जाएगा वो यूरेटर के अंदर, यूरेटर के अंदर जाने के बाद जाता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और यूरिनरी ब्लैडर से कहां पे जाता है, यूरेथ्रा के अंदर वो जाता है। क्लियर हो रहा है इतना, ओके अच्छे से, ठीक है। तो ये तो उस टाइम की बात है जब हमारे बॉडी के अंदर सफिशिएंट अमाउंट के अंदर वाटर है, सफिशिएंट अमाउंट के अंदर पानी की मात्रा है।
ठीक है, तो मैंने पहले कहा था आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म कब फॉलो होती है, जब हमारे बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में वाटर नहीं होता, तब काउंटर करंट मैकेनिज्म फॉलो होती है। तो ये हमने एक आइडिया लगा लिया कि यार कौन सी इसकी जो भुजा होती है, कौन सी इसकी जो लिंब होती है, वो कौन से सब्सटेंस के लिए परमिएबल होता है, कौन से सब्सटेंस के लिए परमिएबल नहीं होता है। एक माइंड के अंदर ये आइडिया सेट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीटली जो काउंटर करंट मैकेनिज्म होती है उसके डिटेल स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं। ये पॉइंट डिटेल, ये जो डिटेल्स है आपको माइंड में रखने की, ये तो वाटर के लिए परमिएबल होता है और ये किसके लिए होता है, सॉल्ट के लिए परमिएबल होता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कंप्लीटली काउंटर करंट मैकेनिज्म के ऊपर। ये तब बात करेंगे जब हमारी बॉडी के अंदर सफिशिएंट अमाउंट के अंदर वाटर नहीं है, हमारी बॉडी जो होती है वो वाटर से सफरिंग कर रही होती है, हमारी बॉडी के अंदर पानी की मात्रा बहुत कम है। उस कंडीशन के अंदर जो यूरिन हमारी बॉडी से डिस्चार्ज होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म के अंदर होता है बच्चों, वो सांद्रित अवस्था के अंदर हमारी बॉडी से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा फोकस करना, अच्छे से देखना और हर एक स्टेप को हम लोग कवर करेंगे। ध्यान से देखना बच्चों। ठीक है, तो ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर हो गई। किसकी स्ट्रक्चर है बच्चों, ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर अपनी हो चुकी है। ओके, ध्यान से। अब इसके अंदर बनाते हम लोग वासा रेक्टा, कहां से बनता है, किस तरह से वो हम लोग इसको लिखेंगे, ध्यान से समझना। ये आता है एफरेंट आर्ट्रियोल, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूं इसका एएफ यानी एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल आ गया। ठीक है, अभी वही धमनी आ चुकी है, अभी वही धमनी का इसके अंदर आ चुकी है। यहां से आएगी और यहां से बाहर निकलती है और इसका जो डायमीटर होता है वो यहां पर नैरो हो जाता है। क्लियर सी बात। तो ये बनाती है केसिका यानी कैपिलरीज का गुच्छा बनाती है। बना दिया। ये जो बाहर निकल रही है इसको हम लोग बोलते हैं इफ्रेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफ्रेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं। और ये आगे जाकर बच्चों याद रखना, ये आगे जाकर, मैं इसको चलो रेड पेन से बनाता हूं, ये आगे जाकर बनाती है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ध्यान से समझते हो चलना इसको, यही आगे जाके पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बनाती है। देखो मैं यहां पे लिख भी रहा हूं पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी दिख रहा है सबको। ठीक है, अब पेरीट्यूबुलर कैपिलरी जो होती है वो आगे जाती है और ये इसके अपोजिट डायरेक्शन से, ध्यान से समझते हो चलना, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन से नीचे की साइड जाती है, अपोजिट डायरेक्शन से ये नीचे की साइड जाती है बच्चों, याद रखना। तो थोड़ा सा मैं इनको थोड़ा साइड में कर देता हूं ताकि आपको जो एक्सेंट यहां पे देखने को मिलेगा वो अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, मैं सेंटर में नहीं बना रहा हूं, थोड़ा साइड में बना रहा हूं ताकि आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आ जाए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ओके, ध्यान से देखते रहो, चलो इसको अच्छे से कवर करेंगे कंप्लीट को। देखो मैं इसके सारे लेबलिंग कर रहा हूं। इसको हम लोग बोलते हैं बॉमन कैप्सूल, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बॉमन कैप्सूल बोलते हैं। इसको हम लोग पीसीटी बोलते हैं, इसको हम लोग पीसीटी बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेलने का, यानी कि मैं यहां पे लिख रहा हूं डिसेंडिंग, चलो मैं साइड में कर देता हूं ताकि आप लोग याद रखें इसमें। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेलने, और ये वाली लिम्ब होती है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेलने। क्लियर हो गया। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं डीसीटी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीसीटी, डिस्टल कॉर्नोलिटी ट्यूबुल, और ये है कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या है बच्चों, कलेक्टिंग डक्ट। ध्यान से समझते हो चलना इसको। ये हमको पता चल गया क्या है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी आगे जाकर यही वासा रेक्टा का निर्माण करती है। किसका, वासा रेक्टा का। तो ये जो वासा रेक्टा की ये जो भुजा होती है, ये जो लिम्ब हमको नजर आ रही है, देखो नीचे की साइड जा रही है, नीचे की साइड जाना मतलब डिसेंडिंग फॉर्म, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा।
ये तो हो गया डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। और ये वाली देखो अपर की साइड जाएगा ऐसा है, तो इसको बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। हिंदी में बता रहा हूं, ध्यान से समझना इसको। इस वाली भुजा को देखो, इसको बॉमन कैप्सूल बोलते हैं, बॉमन संपुट। ये समीपस्थ संवलित नलिका होगी, ये नीचे की साइड जा रही है, इसको बोलते हैं हम लोग अवरोही भुजा। किसकी? हेलनेक लूप की अवरोही भुजा। इसको बोलते हैं आरोही भुजा। हेलनेक लूप की ये होता है दूर संवलित नलिका, इसको बोलते हैं संग्रहित नलिका। ऐसा टर्म्स है। ओके, इसको बोलते हैं पेरीट्यूबुलर केसिका। ठीक है, पेरीट्यूबुलर केसिका। इसको बोलते हैं डिसेंडिंग यानी कि अवरोही भुजा। किसकी? वासा रेक्टा की अवरोही भुजा। और इसको बोलते हैं हम लोग वासा रेक्टा की आरोही भुजा बोलते हैं। इतना पॉइंट क्लियर हो गया? ओके, अब ध्यान से देखना, काउंटरकट मैकेनिज्म के लिए क्या क्या शर्तें होना जरूरी है। पहली शर्तें, बॉडी के अंदर वाटर की कमी, यानी हमारी बॉडी वाटर से सफर कर रही हो। पहला कंडीशन ये होना चाहिए। याद रखना, हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी होना चाहिए। क्लियर सी बात है। जब हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है तो दो हार्मोन एक्टिव हो जाते हैं हमारे बॉडी में। क्या? तो दो हार्मोन हमारी बॉडी में एक्टिव हो जाते हैं। पहला हार्मोन बच्चों याद रखना, उसको हम लोग बोलते हैं एडीएच। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन, या फिर क्या बोलते हैं इसको हम लोग? वेसोप्रेसिन बोलते हैं, पहला हार्मोन। दूसरा हार्मोन जो होता है बच्चों याद रखना, उसको हम लोग बोलते हैं एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन हम लोग इसको बोलते हैं। दूसरा हार्मोन कौन सा है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन। तो मैं इसको थोड़ा सा अलग ही कर रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से देख सको। पहला कंडीशन क्या होनी चाहिए? काउंटरकरेंट मैकेनिज्म के लिए पानी की कमी होनी चाहिए। दूसरा, दो हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर एक्टिव हो जाते हैं या फिर स्टिमुलेट होते हैं ज्यादा अमाउंट में। एक तो एडीएच जिसको हम लोग वेसोप्रेसिन बोलते हैं, और दूसरा एल्डोस्टेरोन। सॉरी, दूसरा कौन सा है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। उसके बाद एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा, ध्यान से समझना। ये हमारी किडनी है, दिख रहा होगा? हाँ, हल्का सा दिख रहा है। ठीक है, मैं आगे बनाता हूं थोड़ा सा। समझना, एक बार रफली बना रहा हूं। ये हमारे मान लो किडनी है, तो इसके अंदर देखो इतना जो पार्ट होता है बाहर वाला, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? कॉर्टेक्स वाला पार्ट। और अंदर वाले को बोलते हैं मेडुला वाला पार्ट। ये थोड़ा फोकस करो, ऐसे इसके मैंने आप लोगों को बताया था किडनी के अंदर। और जहां पर ये वाला पार्ट होता है कॉर्टेक्स वाला, यहां से देखो ये होता है लूपोफेलने, ये डीसीटी पीसीटी, ये हो गया लूपोफेलने हो गया। ठीक है, ये बॉमन कैप्सूल हो गया, ये पीसीटी या लूपोफेलने हो गया, ये डीसीटी हो गया, कनेक्टिंग डक्ट हो गया। तो मैक्सिमम जो पार्ट होता है वो तो कॉर्टेक्स वाले पार्ट में होता है इसका। ठीक है, और जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेलने वाला जो पोर्शन होता है, वो किस में आ जाता है? कॉर्टेक्स के मेडुला के अंदर ये आ जाता है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूं, ध्यान से समझना। मैं आपको ये क्लियर करता हूं, ध्यान से समझना। ओके, तो इसके अंदर मैं एक आपको डॉटेड डॉटेड लाइन खींच रहा हूं। ये जो लाइन है समझ जाना, इसके नीचे वाला जो पोर्शन है वो तो है बच्चों कौन सा? मेडुला वाला। और ऊपर वाला जो पोर्शन है वो कौन सा है? कॉर्टेक्स वाला। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये तो हो गया कॉर्टेक्स वाला पार्ट और ये हो गया मेडुला वाला पार्ट। बोलो क्लियर हुआ? ऊपर वाला तो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है किडनी का, और ये होता है मेडुला वाला पार्ट। तो इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, यहां पर मैं देखो डॉट डॉट करके फ्लूइड भरा हूं, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है इसको हम लोग बोलते हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियम। क्या बोलते हैं इस फ्लूइड को हम लोग? अंतरकाशी फ्लूइड। ठीक है, मध्यांश का अंतरकाशी फ्लूइड बोलते हैं, मेडुलरी इंटरस्टिशियम हम इसको बोलते हैं। देखो हर एक चीजों को पहले मैं आपको कवर कर रहा हूं, उसके बाद सब चीजें मैं एक साथ एक्सप्लेन करूंगा, यानी क्या क्या चीजें हम लोग इसके अंदर ध्यान में रखना है। तो याद इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेडुलरी इंटरस्टिशियम। मेडुलरी इंटरस्टिशियम हम इसको बोलते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, अब चलते काउंटरकरेंट मैकेनिज्म के अंदर। कब? जब पानी की कमी हो। जैसे बॉडी के अंदर पानी की कमी होगी, एडीएच हार्मोन यानी वेसोप्रेसिन एक्टिव होता है और एल्डोस्टेरोन हार्मोन एक्टिव होता है। ध्यान से देखना, यहां पर जैसे फिल्टर होके आता है, फिल्ट्रेट आ गया, यहां पर क्या आ गया? फिल्ट्रेट आ गया। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हम इसको बोलते हैं। पीसीटी के अंदर सेम इसकी ऑस्मोलैरिटी होती है 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर। यहां से चलता है आगे, आगे जाएगा तो ये किसके लिए परमिएबल होता है?
ये किसके लिए परमिएबल होता है बच्चों, याद रखना, ये वाटर के लिए परमिएबल होता है। H2O ये वाटर के लिए परमिएबल होता है, याद रखना। यहां से वाटर बाहर निकलेगा, जैसे वाटर बाहर निकलेगा तो इसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, मान लो यहां पर होगी 400, यहां पर होगी 600, यहां पर होगी 800, एटलीस्ट जाते जाते यहां पर कितनी हो जाएगी 1200 मिली ऑस्मल पर लीटर इसकी ऑस्मोलैरिटी हो जाती है। ठीक है, अब आगे जैसे ये फिल्ट्रेट जाता है तो यहां किसके लिए परमिएबल होता है, ये सॉल्ट के लिए। किसके लिए होता है, सॉल्ट के लिए। NaCl मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां किसके लिए परमिएबल होता है, ये सॉल्ट के लिए NaCl। ठीक है, समझ रहे हो, किसके लिए परमिएबल होता है, ये NaCl के लिए परमिएबल होता है। तो इसकी ऑस्मोलैरिटी अब क्या हो जाएगी, ऑस्मोलैरिटी अब क्या हो जाएगी, इसकी डिक्रीज यानी कम हो जाएगी। तो मान लो ये वापस से 800 हो गया, ये 600 हो गया, ये 400 हो गया, यहां तक आते आते ये 300 इसकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो हो जाती है। इतना क्लियर हो गया, ओके। उसके बाद क्या होता है, ये जैसे वाटर की कमी होती है, एडीएच और एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन होता है दोनों डीसीटी के ऊपर वर्क करते हैं। सबसे पहले क्या करेगा, एडीएच यानी वेसोप्रेशन जो हार्मोन होता है एडीएच वाला, और एल्डोस्टेरोन हार्मोन, दोनों ही हार्मोन डीसीटी वाले पार्ट पे काम करते हैं। तो यहां पर कौन कौन से हार्मोन काम करेंगे बच्चे, याद रखना, एक तो एडीएच हार्मोन काम करता है और एक एल्डोस्टेरोन। दोनों हार्मोन डीसीटी के ऊपर काम करते हैं। जैसे ही हार्मोन डीसीटी के ऊपर काम करेंगे, मैं एक बार वो वाला पोर्शन जो है वो रफ कर रहा हूं, ठीक है, क्यों, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। पता तो चल गया ना क्या क्या चीजें इसके अंदर रिक्वायर्ड है काउंटर करंट मैकेनिज्म होने के लिए। ठीक है, कैसे समझना इसको। तो एडीएच और एल्डोस्टेरोन हार्मोन डीसीटी के ऊपर काम करेंगे तो आप लोगों को पता है ये किस चीज का ऑब्जॉर्प्शन, किस चीज का रीअब्जॉर्प्शन करना स्टार्ट करेगा, सोडियम आयन का। सोडियम आयन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो स्टार मार्क कर रहा हूं, सोडियम आयन, और साथ में वाटर, साथ में क्या बच्चों, वाटर। ठीक है, जहां पर सॉल्ट है, जहां पर सोडियम आयन है, वहां पर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाता है। आपने लाइन पढ़ी होगी जब डीसीटी आप लोगों ने एनसीईआरटी से पढ़ा था कि पानी का पुनः अवशोषण एक विशेष परिस्थिति के अंदर, ठीक है, विशेष परिस्थिति का मतलब क्या होता है, यो यही विशेष परिस्थिति है बच्चों, याद रखना। जब आप लोगों ने डीसीटी वाला जो पोर्शन पढ़ा था ना, जैसे पीसीटी, लूप ऑफ हेलने, फिर डीसीटी वाला, इस तरह से आप लोगों ने जो रीड आउट किया था एनसीईआरटी के अंदर, तो डीसीटी वाले पार्ट में आपको एक लाइन मिली होगी जिसमें सोडियम और जल का पुनः अवशोषण विशेष परिस्थिति के अंदर होता है। वो विशेष परिस्थिति यही है, कौन सी, काउंटर करंट मैकेनिज्म है। तो याद रखना डीसीटी के ऊपर कौन कौन से हार्मोन वर्क करते हैं, एडीएच और एल्डोस्टेरोन हार्मोन। जैसे एडीएच और एल्डोस्टेरोन हार्मोन वर्क करेंगे तो बच्चों जो पानी की कमी हमारी बॉडी में थी, अब देखो वो वापस से रीअब्जॉर्ब हो रही है। जो हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी थी, ये क्या करेगा, उस कमी को कम करेगा, पानी का पुनः अवशोषण हमारी बॉडी कर लेगी। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है, ओके। फिर आगे जैसे जाता है डीसीटी के अंदर, तो याद रखना डीसीटी के अंदर केवल एक हार्मोन वर्क करता है, ये दोनों नहीं करता, डीसीटी में करता है ओनली एडीएच, ओनली एडीएच हार्मोन काम करता है। नीट पर्पस से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट के अंदर यानी कि संग्राहक नलिका के अंदर, मैंने पहले भी डीसीटी बोल दिया होगा इसको, याद रखना, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर सिर्फ एक ही हार्मोन यहां पर वर्क करता है जिसका नाम है एडीएच हार्मोन। कौन सा हार्मोन काम करता है यहां पर, एडीएच हार्मोन। बच्चों याद रखना कौन सा हार्मोन काम करता है, एडीएच। जबकि डीसीटी वाले पार्ट के अंदर दो हार्मोन काम करता है, कौन कौन से, एडीएच और एल्डोस्टेरोन हार्मोन यहां पर वर्क करता है, ओके। तो ये जो एडीएच हार्मोन होता है ये क्या करता है, ये क्या करता है, यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन करना स्टार्ट कर देता है, यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही यहां से तो देखो यूरिया रीअब्जॉर्ब हो रही है, कहां पर आ रही है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर, यानी यहां पर इस तरल के अंदर आ रही है यूरिया, और यहां पर ही आ रहा है NaCl, ठीक है, यानी ये सॉल्ट आ रहा है। तो इसकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है, इस फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी होती है, वो सबसे ज्यादा हो जाती है। ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो याद रखना जो दो ऑस्मोलाइट हमारी बुक क्लेम करती है एनसीईआरटी, दो ऑस्मोलाइट जो हमारी बुक क्लेम कर रही है, कौन कौन से ऑस्मोलाइट होते हैं, मेजर जो ऑस्मोलाइट होते हैं बच्चों याद रखना, मेजर ऑस्मोलाइट कौन कौन से होते हैं, एक तो NaCl और दूसरा यूरिया। तो दो ये मेजर ऑस्मोलाइट होते हैं, एक तो NaCl, दूसरा यूरिया। अब बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब जैसे ही इसकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है इंटरस्टिशियल, इस इंटरस्टिशियम की, तो क्या करता है, ये जो वॉसा रेक्टा होता है बच्चों, ये जो वॉसा रेक्टा होता है, ये जो लिम्ब होती है, डिसेंडिंग वाली लिम्ब होती है वॉसा रेक्टा की, ये सॉल्ट के लिए परमिएबल होता है। याद रखना ये किसके लिए परमिएबल है बच्चों, सॉल्ट के लिए। तो जो NaCl यहां से निकला था वो इसके अंदर एंटर हो जाएगा, जो NaCl यहां से निकला था वो इसके अंदर एंटर हो जाएगा। चलो स्टार्टिंग से कर लेते हैं। अब इसको ध्यान से समझना, जैसे यहां से ब्लड निकलता है, इसके जो कंसंट्रेशन होती है वो 300 मिली ऑस्मोल होती है, 300 होती है। पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के अंदर भी 300 होती है,
ठीक है, यहां तक भी 300 होती है। फिर जैसे ही नीचे जाता है इसके अंदर क्या मिक्स हो गया, NaCl। तो मैं ब्लैक से इसकी ऑस्मोलरिटी दर्शा रहा हूं, NaCl। तो जैसे इसके अंदर NaCl मिल गया, सॉल्ट मिल गया, तो ऑस्मोलरिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मान लो यहां पर कितनी होगी इसकी, 400 होगी, यहां पर इसकी 600 होगी, यहां पर इसकी 800 होगी, यहां पर इसकी 1000 होगी। एटलीस्ट कितना हो जाता है, 1200 मिली ऑस्मल पर लीटर। तो यहां पर जो ब्लड होगा इस वासर एक्टा के अंदर, उसकी ऑस्मोलरिटी कितनी हो जाती है, 1200 मिली ऑस्मल हो जाती है। अब जैसे 1200 मिली ऑस्मल इसकी ऑस्मोलरिटी हो जाती है, जैसे वो आगे जाएगा तो ये जो लिंब होती है ये वाटर के लिए परमिएबल होती है। किसके लिए होती है, वाटर के लिए। तो जो वाटर यहां से बाहर निकल रहा है वही वाटर कहां चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा। तो जैसे वाटर इसके अंदर चला गया, इसकी ऑस्मोलरिटी क्या हो जाएगी, अब कम हो जाएगी। तो 1200 से कम कितना हो जाएगा, फिर ये 1000 हो गया। फिर कितना हो जाएगा, ये बच्चों याद रखना 800 हो गया, फिर 400 हो गया। एटलीस्ट कितना हो जाएगा, लास्ट तक आते आते कितना हो जाएगा बच्चों याद रखना, 300। तो ये जो 300 मिली ऑस्मल पर लीटर इसकी ऑस्मोलरिटी होती है, उसी फॉर्म के अंदर ब्लड कहां से निकल जाएगा, ये रीनल वेन के अंदर, रीनल वेन से अपनी किडनी से बाहर निकलता है, रीनल वेन से अपनी किडनी से बाहर निकलता है। और जो ये मैकेनिज्म है कंप्लीटली, इसको हम लोग बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। ध्यान से देखना, काउंटर करंट का मतलब क्या होता है, देखो ये वाली जस्ट इसके अपोजिट फ्लो हो रहा है, ये वाला इसके जस्ट अपोजिट फ्लो हो रहा है। इसके अंदर तो इस तरह से फ्लो हो रहा है, इसके अंदर इस तरह से फ्लो हो रहा है, तो एक दूसरे के अपोजिट फ्लो हो रहा है। ध्यान से समझना, इसी को हम लोग बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हर एक चीज को पहले आसानी से समझ लीजिए। इसको ध्यान समझना, जो हमारा ब्लड होता है वो 300 मिली ऑस्मल पर लीटर होता है, उसकी ऑस्मोलरिटी। और जो हम लोग एटलीस्ट इस काउंटर मैकेनिज्म के बाद जो यूरिन हम बॉडी से डिस्चार्ज करते हैं, उसकी ऑस्मोलरिटी होती है 1200 मिली ऑस्मल पर लीटर। तो ब्लड 300 है, यूरिन की जो ऑस्मोलरिटी है वो कितनी हो रही है, 1200। तो हमारी किताब के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि जो हम यूरिन डिस्चार्ज करते हैं उसकी प्रासरणता हमारे रक्त की प्रासरणता से 4 गुना अधिक होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, अधिक किस तरह से होगी वो आपको समझ में आ गया होगा अभी। तो एक बार इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अच्छे से एक बार समझ लीजिए, ठीक है। आई होप कि आपको ये पूरा जो पार्ट है वो समझ में आ गया होगा। 2 मेजर हार्मोन आप लोगों को याद रखना है, एक तो याद रखना आपको एडीएस हार्मोन याद रखना, दूसरा एल्डोस्टेरोन हार्मोन याद रखना। ये दोनों हार्मोन डीसीटी के ऊपर काम करता है, जो कि वाटर एंड सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। वही अगर बात करते हैं, अगर कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो हार्मोन यूज होता है वो ओनली एडीएच काम करता है। बच्चों याद रखना, कौन सा करता है, ओनली एडीएच हार्मोन यहां पर काम करता है। बोलो क्लियर हुआ काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसको रफ करते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 1-2 बार आप इसको जरूर नोट करना, लिख लिख के याद करना। आपके लिए सारे पॉइंट जो है नीट पर्पज से वो सभी आपके क्लियर हो जाएंगे। पॉइंट क्लियर हुआ, ओके, ठीक है। अब कुछ इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मैंने अभी कहा था कि ब्लड की ऑस्मोलरिटी कितनी होती है, ठीक है, वो सारी बातें हम लोग इसके अंदर कर लेते हैं। ध्यान से समझना बच्चों। पहला, ब्लड की ऑस्मोलरिटी कितनी होती है, (300 मिली ऑस्मल पर लीटर। कितनी ऑस्मोलरिटी होती है ब्लड की, 300 मिली ऑस्मल पर लीटर होती है, ठीक है। जो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होता है उसकी कितनी होती है, 1200 मिली ऑस्मल पर लीटर होती है। तो पता चल गया कि ये यानी यूरिन की जो ऑस्मोलरिटी होती है, प्रासरणता होती है, वो हमारे ब्लड से 4 गुना अधिक होती है, हमारे रक्त से 4 टाइम्स ज्यादा होती है। क्लियर हो गया पहला पॉइंट अच्छे से, ओके। सेकंड थिंग बात करते हैं हम लोग, ध्यान से देखना। जो हमने डायग्राम बनाया तो उसको अभी माइंड में सेट करते हुए चलना। बोमन कैप्सूल के अंदर यहां पर होता है आइसोटोनिक, ठीक है। यहां पर क्या होता है, आइसोटोनिक होता है। पीसीटी के अंदर भी 300 ही तो होता है, 300 मिली ऑस्मोल तो होता है। यहां पर भी क्या होता है, आइसोटोनिक होता है, ओके। लूप ऑफ हेलने की बात करते हैं, लूप ऑफ हेलने की बात करते हैं तो वहां पर होता है बच्चों हाइपरटोनिक। वहां पर कैसा होता है, ये हाइपरटोनिक होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डीसीटी के अंदर,
देखना मैं ये काउंटर मैकेनिज्म के हिसाब से बताऊंगा। तो डीसीटी के अंदर बच्चों याद रखना, यहां पर होता है डीसीटी के अंदर हाइपरटोनिक, लेकिन जब बॉडी के अंदर सफिशिएंट अमाउंट होती है वाटर की, उस कंडीशन के अंदर कई बुक्स के अंदर तो आपको ये हाइपोटोनिक मिलेगा, क्योंकि 200 मिली ऑस्मोल यानी कि कम हो गया ना, हाइपोटोनिक। और कई बुक्स के अंदर आपको ये आइसोटोनिक भी देखने को मिलेगा। तो अगर मैं बात करता हूं काउंटर मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग, तो वहां पर भी कैसा होता है, हाइपरटोनिक ही होगा। और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आप लोगों को पता है कैसा होगा, अति प्रासरणी यानी कि हाइपरटोनिक होता है। और जो यूरिन हम बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करेंगे उसके बाद उसका जो मीडियम होता है वो भी कैसा होता है, हाइपरटोनिक होता है। ठीक है भाई, बोलो क्लियर हुआ ये बात पूरा? ठीक है, ये थी अपनी काउंटर करंट मैकेनिज्म और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोगों को आने चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लोग कवर करेंगे कुछ हार्मोनल कंट्रोल्स वगैरह है। उसके बाद जो यूरिन के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो घटक होते हैं, कौन कौन से घटक उसके अंदर होते हैं, यानी इसके अंदर किसकी मात्रा होती है, इसमें जो स्मेल होती है किसके कारण होती है, उसमें जो कलर होता है वो कौन से पिगमेंट के कारण होती है, उसका जो डेंसिटी तो वो कितना होता है, वो सारी बातें हम लोग कवर करेंगे। एटलीस्ट लास्ट में हम देखेंगे इससे रिलेटेड डिजीज वगैरह। क्लियर हुआ? ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।